नमस्कार दोस्तों, संविधान के आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स को हम कवर कर रहे हैं, जिसके तहत हमने 6 अधिकारों की बात की थी, 6 राइट्स की बात की थी, जिसमें ऑलरेडी हम 5 राइट्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस आ गया है। इसके अलावा हमने कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स की बात कर ली है। इस लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट के आखिरी पोर्शन की बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये ज़रूरी है। आम लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे अधिकार के बारे में आप अवेयर होंगे। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट का आखिरी और 6th हमारा अधिकार है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स में ये पढ़ा है कि हमारे यहाँ पर अधिकारों की बात होती है, यानी कि मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। लेकिन यदि उन अधिकारों को कहीं किसी व्यक्ति का उल्लंघन किया जाता है, किसी व्यक्ति के उन अधिकारों में बाधा आती है, तो क्या किया जाए, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो राइट्स है, जो कि संवैधानिक उपचार की बात करता है, ये अधिकार हमें यहीं से मिला है, जिसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 32 से 35 तक कवर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 31 की बात क्यों नहीं कर रहे हम, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में आर्टिकल 30 तक कवर कर लिया था। आर्टिकल 31 जो कि बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की, लेकिन ये अधिकार यानी कि अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31 के तहत जो आता है, वो सस्पेंड कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है एक अमेंडमेंट के थ्रू, यानी कि 3rd अमेंडमेंट के बाद ये फंडामेंटल राइट अब एक कानूनी अधिकार बन गया है, जो कि आर्टिकल 300A में बताता है। 300A में अब ये पहुंच गया है। तो यहाँ पर आर्टिकल 31 हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद यानी कि वही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि फंडामेंटल राइट का अगर कोई उल्लंघन किया जाता है, किसी व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है, तो उसको कानूनी शरण देने की बात यहाँ पर की गई है। भारत के नागरिकों को इन अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार मिलता है। राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित किया जाता है जो कि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का विरोध करता हो। फंडामेंटल राइट वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जाति, रंग, धर्म, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना हर पहलू में समानता प्रदान करते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जाति, रंग, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर उसके फंडामेंटल राइट्स का भेदभाव किया जाता है, तो वो एक तरीके से कानूनी दंड का पात्र होगा, वो कानूनी उल्लंघन माना जाएगा। जब किसी व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, यानी कि अगर उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत वह कानूनी शरण ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है, जहाँ से कि उसे उन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के तहत कोर्ट रिट जारी कर सकती है। उसके प्रति रिट जारी होने के बाद उसके अधिकारों को पाने का उसे एक तरीके से राइट मिल जाता है। जो उसके उल्लंघन हुए हैं अधिकार, उनके खिलाफ वो अपना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और वहाँ से वो रिट जारी करवा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय तक कहा था, यानी कि हार्ट एंड सोल आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बताया था, जिसके तहत
आर्टिकल 32 के तहत यह लागू किया, एक तरीके से रिट जारी लागू करने की या उस पर प्रतिबंधित करने की शक्तियाँ देता है, खास करके सशस्त्र बलों को या कानून व्यवस्था के संदर्भ में। यहाँ पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 32 संसद को कुछ शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे कि मानव की या व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनके उल्लंघन से उसको इंसाफ मिल सके। तो सबसे पहले अब जानते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक हमने नया शब्द सुना जो है रिट, क्योंकि कोर्ट अगर व्यक्ति जाता है तो कोर्ट उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ रिट जारी कर सकती है। तो ये जानते हैं रिट क्या होता है। रिट जो कि याचिकाएं हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक तरीके से लिखित आदेश है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार के उल्लंघन से उसके लिए बचाव देता है। ये एक तरीके से संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपाय है जो कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकती है। इसके संबंध में, यानी कि रिट के संबंध में भारत में कुछ तथ्य भी संबंधित हैं जो कि ये अक्सर करके बार बार हम जब पढ़ते हैं तो ये तथ्य हमारे सामने आते हैं। तो ये क्या तथ्य हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। जिसके तहत पहला जो तथ्य है, ये माना जाता था, ये तथ्य लिखा हुआ है कि आर्टिकल 32 संसद को ये शक्ति देता है कि वो रिट जारी जो करती है वो अन्य कोर्ट या अन्य न्यायालय भी इन रिटों को जारी करने के लिए अधिकृत है, उनको अधिकार देता है। किसी भी अन्य न्यायालयों को ये अधिकार दिया जाता है कि वो रिट जारी कर सकती है। दूसरा तथ्य है कि 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के हाई कोर्ट्स को ही रिट जारी करने का अधिकार था। तो तीसरा तथ्य ये कहता है कि आर्टिकल 226 भारत के सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार दिया हुआ है। और आखिरी और चौथा जो तथ्य है वो ये है कि भारत में रिट संबंधी कानून अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, इन्हें विशेषाधिकार रिट के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं कुछ रिट से संबंधित भारत में जो प्रचलित हैं तथ्य, जो कि ये बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं रिट के टाइप्स की, क्योंकि रिट तो हमने कहा समझ लिया कि ये एक तरीके से कोर्ट के द्वारा लिखित आदेश है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे जो रिट हैं वो 5 टाइप्स की बताई गई हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देती हैं, जिसमें कि पहली जो रिट है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, या इसे अगर हम इंग्लिश में कहें तो ये है हैबियस कॉर्पस। ये एक ऐसा आदेश है जिसमें कि जो व्यक्ति है उसको अगर गैर कानूनी हिरासत के विरुद्ध गिरफ्तार किया गया है, किसी गैर कानूनी तरीके से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो ये रिट किसी उस व्यक्ति के सगी संबंधी द्वारा या उसकी किसी जानकारी के द्वारा कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि वो व्यक्ति कोर्ट में जाके उनके खिलाफ, यानी कि जो गैर कानूनी तरीके से जिसने हिरासत में लिया है, तो वो उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। कोर्ट इस याचिका पर एक रिट जारी करेगी जो कि कहती है हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है उस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, जिसमें कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए लागू किया जाता है। यह आदेश किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश करने के लिए कहा जाता है, और हिरासत को वैध कारण बताने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। यानी कि हिरासत में उसको किस तरीके से आपने लिया है उसके वैध कारण बताए जाएं। तो ये हैबियस कॉर्पस यही बात करती है। दूसरी जो रिट है वो है सर्शियरी।
सर्शियरी के तहत ये माना जाता है, ये सर्शियरी में ऊपरी न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को एक तरीके से आदेश जारी किया जाता है जिसमें कि जो निचली अदालत ने फैसला सुनाया है उसकी समीक्षा की जाए, या समीक्षा के लिए या स्थानांतरित करने के लिए यहाँ पर ये रिट जारी की जाती है। आमतौर पर निचली अदालतों के फैसले को रद्द करने के लिए ये रिट जारी की जाती है, या ये तब जारी की जाती है जब निचली अदालतों द्वारा किए गए फैसले को पक्षकार द्वारा चुनौती दी जाती हो। यानी कि अगर किसी निचली अदालत ने कोई फैसला सुनाया, उस फैसले के खिलाफ किसी पक्षकार ने ऊपरी अदालत में चुनौती अगर दी है उस फैसले के खिलाफ, तो उसके खिलाफ ऊपरी अदालत ये रिट जारी कर सकती है। और ये तब भी जारी की जाती है जब उच्च न्यायालय को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत ने अपनी क्षेत्र अधिकार से अधिक या क्षेत्र अधिकार की कमी का मामला सुन लिया है और उसके बिहाफ पर उन्होंने फैसला सुना दिया है, तो तब ये रिट जारी की जाती है। और तीसरी जो रिट है वो है प्रोहिबिटेड, यानी कि निषेध। यह एक ऐसा आदेश है जो हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई करने को रोकने के लिए जारी की जाती है। यानी कि यह आदेश हाई कोर्ट जारी करती है जब लगे कि मामला लोअर कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यानी कि लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा मामला ले रखा है, या लोअर कोर्ट एक ऐसे मामले को डील कर रही है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, उसके बाहर के अधिकार क्षेत्र को वो मामले को डील कर रही है, तो उस केस में ये प्रोहिबिटेड की रिट जारी की जाती है। यहाँ पे ये निषेध हाई कोर्ट रोक रही है निचली अदालत को कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसको सुनवाई ना करें, इस मामले को डील ना करें। तो ये हो गई तीसरे नंबर की रिट। चौथे नंबर की जो रिट है वो है परमादेश, या जिसे हम मैंडेमस भी कहते हैं। परमादेश जो रिट होती है या मैंडेमस जो रिट जारी की जाती है वो अधीनस्थ अदालतों के द्वारा या अधीनस्थ न्यायालय सरकार के किसी अधिकारी या किसी निगम या अन्य संस्था को ये रिट जारी कर सकती है, जिससे कि इस रिट के तहत कुछ कार्यों या कर्तव्यों के निष्पादन का आदेश दिया जाता है। आदेश देने को ही परमादेश रिट जारी करना कहते हैं। इसके तहत जो हैबियस कॉर्पस के अगेंस्ट मैंडेमस किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। यानी कि हैबियस कॉर्पस के अगेंस्ट में ये किसी प्राइवेट व्यक्ति को, प्राइवेट पर्सन को रोकने के लिए किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। यह किसी कार्य को पूरा करने का आदेश देने के लिए या अन्य मामलों में ये किसी गतिविधि को रोकने की मांग के लिए यह रिट जारी की जा सकती है। तो ये हो गई चौथी रिट जो कि है परमादेश। अब इसकी आखिरी रिट जो कि पांचवी रिट है वो है क्यो वारंटो। इस रिट में जो कहा गया है वो है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर दावा करता है या उस पर अवैध रूप से कब्जा किए बैठे है और उस पद का दुरुपयोग करके वो कुछ फैसला सुना रहा है या कुछ कार्य कर रहा है, तो यह उसके विरुद्ध यह याचिका जारी की जाती है। इसके माध्यम से कोर्ट ये पूछताछ करता है कि व्यक्ति किस अधिकार से अपने दावे का समर्थन करता है। इस रिट के माध्यम से कोर्ट व्यक्ति द्वारा जो सार्वजनिक पद पर किए गए दावे की वैधता की जांच करता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर है जिससे कि वो जैसे कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करने के पद पर है और उसने किसी ज़मीन की रजिस्ट्री करी, नोटरी दी, लेकिन वो पता चलता है कि वो उस पद पर था ही नहीं, तो उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो भी अवैध घोषित हो जाएंगे। तो कोर्ट इसके खिलाफ
क्यू वारंटो जारी कर सकता है। उस व्यक्ति को अपने पद पर वैधता दिखानी होगी। अगर वो किसी सार्वजनिक पद पर ऐसा है तो वो उस पद को ग्रहण करते हुए अपनी वैधता साबित करेगा। यदि वो इस वैधता को साबित करने में फेल हो जाता है या वो ये साबित नहीं कर पाता है तो उसके उस पद पर रहते हुए जितने भी कार्य होंगे वो भी नल एंड वॉइड हो जाएंगे, यानी वो भी निरस्त कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्यू वारंटो इसी चीज़ को बताता है। तो ये हो गई वो 5 टाइप की रिट्स। यहाँ इधर आके हमारा आर्टिकल 32 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 33 पर। आर्टिकल 33 जो कि बात करता है सशस्त्र बलों आदि के जो फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगाने की, यानी कि जो सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनके फंडामेंटल राइट पर यह प्रतिबंध लगाने की बात करता है, जिसमें कि ये कहा गया है कि संसद को ये कानून बनाने का पूरा अधिकार है कि वो आर्म फोर्सेस, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एजेंसी या अन्य प्रतिष्ठानों के जो सदस्य हैं उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए या निलंबित कर सके, ताकि जो उनके अपने कर्तव्य हैं, यानी कि जो उनका एजेंसियों के लिए, जो पुलिस के लिए या आर्म फोर्सेस के जो कर्तव्य हैं उनका उचित पालन कर सकें और अनुशासन बना रहे। यानी कि एक तरीके से कहें तो उनके व्यक्तिगत जो फंडामेंटल राइट्स होंगे उनको निलंबन करने या उनको प्रतिबंधित करने के लिए संसद कानून ला सकती है। यहाँ पर आर्टिकल 33 यही बात करता है। आर्टिकल 34 कहता है कि यदि किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लगा हो तब क्या कर सकते हैं, यानी अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, किया जाना चाहिए। तो उस केस में संसद को फिर एक अधिकार मिलता है और वो संसद, पार्लियामेंट कानून बना सकती है कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होंगे उनके फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए किसी को दंडित ना किया जाए या किसी भी कार्रवाई को वैध ठहराया जा सकता हो। यानी अगर किसी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लग रहा है तो वहाँ के व्यक्तियों को फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए उनको दंडित न किया जाए या किसी पर कार्रवाई वैध ठहराई जा सके, उसको वैलिड बताया जा सके कि क्यों इनके फंडामेंटल राइट को हमने इन्फ्रिंज किया है, क्योंकि वो एक सेंसिटिव क्षेत्र है, वहाँ पर एक मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो वहाँ पर आर्म फोर्सेस अपने कार्यों के, अपनी ड्यूटीज़ को निष्पादन करने के लिए कहीं ना कहीं जो नागरिक होंगे या वहाँ के जो निवासी होंगे उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन या फिर उन पर अवरोध लगा सकते हैं। तो जिस पर कि उन आर्म फोर्सेस के या उन व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई ना की जाए या उस चीज़ को, कार्रवाई को वैध ठहराया जाए। आर्टिकल 34 यही बात करता है। अब आते हैं इसके आखिरी आर्टिकल्स पर, जो कि है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 बात करता है कि संसद को विशेष कानून बनाने की एक तरीके से अधिकार देता है, यानी कि संसद कुछ मामलों में, जैसे कि आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और 35, जो कि ऐसे मामलों में संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है जो सामान्यतः राज्य सूची के विषय हो सकते हैं, ताकि मौलिक अधिकारों को प्रभावी व प्रवर्तन सुनिश्चित हो सके। यहाँ पर किसी भी